गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मानव संसाधन का, जिसके तहत हमने बात की अपने प्रीवियस वीडियो में कि जनसंख्या वृद्धि है वो किस प्रकार से एक देश की जनसंख्या है उसमें विभिन्न प्रकार की क्या है समस्याएं भी आती है, कुछ उसका बेनिफिट भी मिलता है। उसी प्रकार हमने बात की मानव स्वयं भी क्या एक संसाधन है और संसाधन क्या है प्रमुख रूप से। तो मानव के लिए प्रत्येक उपयोगी पदार्थ या वस्तु जो मानव के लिए लाभदायक या उपयोगी है वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। और मानव स्वयं भी क्या है, एक संसाधन है। अगर मानव में निवेश किया जाए, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो, तो श्रम, भौतिक पूंजी और जो अन्य जो भूमि वगैरह है उससे अधिक मानव स्वयं भी क्या है एक पूंजी के रूप में परिवर्तित हो सकता है। इसके साथ हमने बात की कि भारत की जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है और धीरे धीरे अब वर्तमान समय की बात करें तो कुछ नियंत्रण उस पर सुधार हो रहा है। इसके साथ ही हमने बात की कि भारत का जो साक्षरता स्तर है वो किस प्रकार का है। एक प्रकार से हम बात करें तो आज लगभग 1/4 जो हिस्सा है अभी भी भारत का वो प्रमुख रूप से क्या है, अशिक्षित है, निरक्षर है। तो उसमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के जो प्रमुख घटक है वो कौन कौन से हैं, तो हमने उसके बारे में विस्तार से बात की। उसमें एक प्रमुख कारण हमने बात की पर्यवेक्षण की। पर्यवेक्षण के कारण भी क्या है कि लगातार हम देखते हैं कि गांवों की जनसंख्या तो कम होती जा रही है और गांव से लोग जो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने कार्यों के लिए कहाँ जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। और शहरों में जाने के कारण क्या हो रहा है, वहाँ नगरीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, क्योंकि गाँवों की जनसंख्या तो कम होती जा रही है और शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। बढ़ने के कारण वहाँ कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती है और कुछ विभिन्न प्रकार के क्या है कि लाभ भी देखने को मिलते हैं। तो हमने कल बात की अपने प्रीवियस वीडियो में कि जनसंख्या नगरीकरण जो होता है उसके प्रमुख हमने समस्याओं के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि नगरीकरण से किसी स्थान विशेष की किस प्रकार से उसमें लाभ मिलता है, किस प्रकार से बेनिफिट होता है, उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बात आती है कि नगरीकरण के लाभ क्या क्या है। तो प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि नगरीकरण जब होता है तो वहां के एक स्थान के लोग हैं वो दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और जाने का कारण क्या है कि उनकी जो विशेषताएं हैं उन लोगों की, उन विशेषताओं का लाभ क्या है कि जो अन्य स्थान पे वो जहां जा रहे हैं उसको देखने को मिलता है। तो बात आती है छोटे बड़े शहरों का विकास। जब एक स्थान के लोग जब दूसरे स्थान पे चले जाते हैं तो उनकी जो योग्यताएं हैं, उनका जो कौशल है, जो उनका अनुभव है वो उन शहरों को देते हैं, उन स्थानों को देते हैं। जिस कारण क्या है, जिस स्थान पे वो रह रहे हैं, चाहे वो छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, उसका विकास है वो भी धीरे धीरे होने लग जाता है। उसकी जो स्थितियां हैं वो परिवर्तित होने लगती है, उस क्षेत्र का, उस शहर का भी डेवलपमेंट होने लग जाता है। इस प्रकार नगरीकरण के द्वारा क्या है, छोटे बड़े शहरों का विकास भी प्रमुख रूप से होता है। बात आती है व्यापार व उद्योग में वृद्धि। हम देखते हैं कि जब लोग हैं वो काम करने वाले अधिक हो और व्यापार में अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, अधिक काम करने की वाली आवश्यकता होती है, जब पर्याप्त रूप से उनको श्रमिक मिलते रहे, पर्याप्त रूप से उनका उद्योग चलता रहे, तो क्या होता है कि लेबर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, कम मूल्य पे उपलब्ध हो जाता है और अच्छा जब वो काम करता है तो हम प्रमुख रूप से देखते हैं कि व्यापार और उद्योग में लगातार वृद्धि होती है। लगातार वृद्धि होने के कारण क्या है, उस क्षेत्र का जो विकास है उद्योग और व्यापार से संबंधित वो प्रमुखतः लगातार होता रहता है। बात आती है सेवा क्षेत्र में वृद्धि। हमने बात की प्रमुख रूप से कि प्रमुख रूप से 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। वर्तमान समय में हम बात करें तो जो द्वितीयक क्षेत्र है और तृतीयक क्षेत्र है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। अब आती है द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र कौन से होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र प्रमुखतः क्या है, कृषि से संबंधित जो अन्य सहायक क्रियाएं हैं इससे संबंधित होता है। द्वितीयक क्षेत्र होता है विनिर्माण उद्योग से संबंधित। विनिर्माण उद्योग की हमने बात की थी कि कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है वो विनिर्माण में आती है। तो विनिर्माण किस में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं जिसमें क्या है, डॉक्टर है, अध्यापक है, इंजीनियर है, वकील है, दर्जी है, मोची है, यानी विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्ति है वो अपनी सेवाएं देते हैं और सेवाओं के बदले उनको लाभ प्राप्त होता है। तो वर्तमान समय में अगर बात करें हमें तो सेवा क्षेत्र में यानी तृतीयक क्षेत्र में लगातार क्या है, वृद्धि हो रही है। लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं जिसका फायदा उनको आर्थिक लाभ के रूप में मिलता है और समाज को सेवाएं उपलब्ध होती है। बात आती है उद्योग में सतत वृद्धि। हम देखते हैं कि आज से लगभग 30, 40, 50 साल पहले की बात करें तो भारत में उद्योगों की दृष्टि से क्या एक सामान्य स्थिति थी।
लेकिन वर्तमान समय में देखते हैं कि नए नए उद्योगों की स्थापना भारत में की जा रही है, अनेक राज्यों में की जा रही है, खनिजों का उचित उपयोग किया जा रहा है, नए उद्योग धंधों की व्यवस्था की जा रही है, अच्छी मशीनों के द्वारा अच्छा लाभ प्राप्त किया जा रहा है। तो बहुत सारे बेनिफिट है वो हमें वर्तमान समय में प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। किस रूप में देखने को मिलते हैं? उद्योगों का लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, लगातार बेनिफिट हो रहा है, धीरे धीरे ये उद्योग क्षेत्र है वो भारत में बढ़ता जा रहा है। बात आती है उचित सुविधाओं का मिलना। हम देखते हैं कि गाँव से लोगों का शहरों में आना, इसके पीछे प्रमुख कारण भी होता है। गाँव की हम बात करें तो न तो बिजली की व्यवस्था होती है सही तरीके से, न पानी की व्यवस्था होती है, न ही कुछ तकनीकी सुविधाएं वहाँ देखने को मिलती है। तो कुछ लोग क्या है अपनी सुविधाओं की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से और कुछ समस्याओं की दृष्टि से अपने स्थान को यानी गाँवों को छोड़ के शहरों में चले जाते हैं, और शहरों में उनको अच्छी बिजली व्यवस्था मिलती है, अच्छी पानी की व्यवस्था मिलती है, कुछ जो उनकी तकनीकी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उस शहरों में उनकी पूरी हो जाती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो उचित सुविधाओं भी उनको कहाँ मिलती है? शहरों में मिल जाती है। तो इस प्रकार शहरों का विकास भी होता है और स्वयं का विकास भी होता है। बात आती है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। हम देखते हैं वर्तमान समय में कि स्वास्थ्य सेवाओं में भारत की जो स्थिति है वो धीरे धीरे क्या है सही होती जा रही है। पर्याप्त रूप से डॉक्टरों का उपलब्ध होना, पर्याप्त रूप से मेडिकल सेवाएं उपलब्ध होना, पर्याप्त रूप से लोगों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध होना, निःशुल्क परामर्श मिलना, और एक प्रकार से कहा जाए तो निम्न से निम्न स्तर का जो व्यक्ति है उस तक स्वास्थ्य सेवाओं का पहुंचना, उसको उपलब्ध होना, एक प्रकार से भारत की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी जो प्रगति हो रही है, उसका जो विकास हो रहा है, उसकी एक प्रकार से गारंटी देता है। शिक्षा की उचित व्यवस्था। हम देखते हैं कि गांवों की तुलना में जो बड़े बड़े नगर है, बड़े बड़े महानगर है, वहाँ शिक्षा की उचित व्यवस्था होती है। और शिक्षा एक प्रकार की नहीं होती। गाँव में सिर्फ तो विद्यालय बने हुए हैं, अन्य तकनीकी प्रशिक्षण संबंधित कोई वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। जबकि बड़े नगरों महानगरों में क्या होता है, प्रशिक्षण संबंधी, तकनीकी संबंधी अनेक रोजगार, अनेक प्रशिक्षण क्या है महानगरों में देखने को मिलते हैं। जिस कारण क्या है कि व्यक्ति की जो इच्छा होती है, व्यक्ति जो बनना चाहता है, जो कार्य सीखना चाहता है, वो आराम से क्या है शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में वो सीख सकता है, अच्छा प्रशिक्षण मिलते हैं। क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बात आती है जनसंख्या समस्या। जनसंख्या समस्या है ये एक देश की सबसे बड़ी समस्या है कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे क्या है कि अपना जो भौगोलिक स्थिति है वो तो जितनी है उतनी ही रहती है, वो बढ़ती नहीं, यानी जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है उनकी कमी देखने को मिलती है और उनका भी बंटवारा हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि जो पहले संसाधन उपलब्ध हो रहे थे उनकी स्थिति में क्या है कटौती हो जाती है, उनमें नियंत्रण हो जाता है। हम बात करते हैं आगे, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है। जनसंख्या वृद्धि है वो व्यक्ति के आर्थिक विकास में बाधक है, क्योंकि कारण इसका क्या है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है कि लोगों को उचित रूप से क्या है कि व्यवस्थाएं नहीं मिल रही, सुविधाएं नहीं मिल रही, और सुविधाएं नहीं मिलने के कारण क्या है कि उनको बेनिफिट नहीं मिल रहे, उनको अच्छे रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहे, जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे क्या है कि निम्न होने के कारण प्रमुख रूप से जनसंख्या वृद्धि भी हो सकता है। बात आती है जीवन की निम्न गुणवत्ता का होना। हम देखते हैं कि लोगों की जो जीवन की स्थिति है वो निम्न गुणवत्ता वाली हो गई है, यानी लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, निम्न जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में लगे हुए हैं, जबकि वो अन्य गतिविधियों की तरफ है, अन्य व्यवस्थाओं की तरफ है वो ध्यान ही नहीं दे पाते और उनकी निम्न आवश्यकताओं का स्तर लगातार बना रहता है, वो अपनी स्थिति में सुधार करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते। बात आती है मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव। लोग अपनी जो उनकी जरूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी पूरी ही नहीं हो पाती। कारण क्या है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। ऐसे होने के साथ साथ क्या है कि परिवार में कमाने वाले लोग कम हैं जबकि खाने वाले अधिक है, जिस कारण क्या है कि उनकी जो मूलभूत जरूरतें हैं वो भी पूरी होने में समस्याएं सामने आ रही है। बात आती है भोजन, कपड़ा, आवास पर्याप्त नहीं। हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों को रहने के लिए अच्छा घर नहीं मिल रहा, इसके साथ ही लोगों को खाने के लिए अच्छा भोजन प्राप्त नहीं हो रहा। इस साथ हम देखते हैं कि लोगों को जो कपड़े पहनने के लिए हैं वो भी उनको ढंग से सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाते। कुछ लोगों की स्थिति ऐसी है कि वो 2 वक्त का खाना तक नहीं खा पाते, कपड़े जो पहन रखे हैं फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं और ऐसे स्थानों पर रह गए हैं जहाँ प्रमुख रूप से गंदगी फैली हुई है, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, वहाँ उनका जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से वो चपेट में आ रखे हैं। बात आती है शिक्षा व स्वास्थ्य का अभाव। हम देखते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है कुछ समस्याएं शिक्षा और स्वास्थ्य को देखने को मिलती है। बात करते हैं हमें शिक्षा की। लोगों को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती क्योंकि विद्यालय की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, उनमें शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाते और कुछ समस्याएं क्या स्वास्थ्य संबंधी देखने को भी मिलती है, क्योंकि जब जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ेगी उसी के अनुपात में क्या है कि चिकित्सालयों का होना आवश्यक है
उसी के साथ साथ क्या है, डॉक्टरों का होना आवश्यक है, मेडिकल स्टाफ का होना आवश्यक है। लेकिन जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में सरकार द्वारा पूर्ण रूप से क्या है कि व्यवस्थाएं की जाने के बावजूद भी जो व्यवस्था मिलनी चाहिए आम नागरिक को वो तो न तो शिक्षा की मिल रही है, न स्वास्थ्य सेवाएं प्रमुख रूप से उपलब्ध हो रही है। बात आती है गरीबी का लगातार बढ़ना। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो गरीबी की स्थिति है वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और लोगों को क्या है कि गरीबी के समस्या के कारण जूझना पड़ रहा है। गरीबी स्थिति कारण उनकी गरीबी की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा। सरकार प्रयास कर रही है, उसके बाद जो उनके प्रयास है वो एक जरूरतमंद व्यक्ति है, जरूरत वाला जो व्यक्ति है उस तक नहीं पहुंच पा रहे और जो ऊपर के ऊपर जो लाभ है वो ऐसे व्यक्तियों तक पहुंच जाते हैं जिनको लाभ की आवश्यकता ही नहीं है। जिस कारण गरीबी की स्थिति में वर्तमान समय में बात करें तो बहुत कम सुधार देखने को मिल रहा है। गरीबी के साथ साथ एक प्रमुख समस्या वर्तमान समय में बहुत ही प्रचंड रूप लिए हुए है, वो है बेरोजगारी। एक प्रमुख समस्या बेरोजगारी हम देखने को मिलती है कि बेरोजगारी विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं। प्रमुख समस्या है वो है शिक्षित बेरोजगारी, यानी लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो उनमें योग्यता है, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुसार उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा और उनको जब उनकी योग्यता अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता तो वो कार्य नहीं करते और कार्य नहीं करने के कारण क्या है उनकी स्थिति एक बेरोजगार की हो गई है। जिस कारण क्या है हम देखते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग हैं वो कोई ना कोई कार्य कर लेते हैं, लेकिन जो अधिक पढ़े लिखे लोग हैं जब उनको स्तर का रोजगार नहीं मिलता तो वो रोजगार नहीं कर पाते, जिस कारण क्या है शिक्षित बेरोजगारी वर्तमान समय में ज्यादा देखने को मिलती है। बात आती है पानी और बिजली की पर्याप्त कमी। हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े शहर है, महानगर है या छोटा गाँव हो, वहाँ क्या है कि पानी की सुविधाएं नहीं मिलती और बिजली है वो 24 घंटे उपलब्ध नहीं रहती। पानी है कई बार 2 दिन तक नहीं आता, कई बार 3 दिन तक नहीं आता। कुछ स्थान तो कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पानी काफ़ी दूर तक चल के लाना पड़ता है और बिजली है कुछ घंटों के लिए उपलब्ध होती है। तो एक प्रकार से कह रहे हैं जितनी खपत इन चीज़ों की हो रही है उतनी क्या है कि ये में कम रूप से उपलब्ध हो रही है। बात आती है यातायात की समस्या। यातायात की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या वर्तमान समय में देखने को मिलती है कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात के साधन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यातायात के जो साधन की जो सुविधाएं हैं प्राप्त करने के लिए प्रमुख रूप से धन खर्च करना पड़ता है और लोगों के पास कुछ लोगों के पास इतना धन नहीं है कि वो उन यातायात के जो भार है, जो उसका खर्चा है वो उठा सके। तो ये समस्या भी देखने को मिलती है। बात आती है आवास की स्थिति खराब। बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में जो राज्य राजधानियां हैं वहाँ प्रमुख रूप से लोगों को रहने के लिए अच्छा मकान उपलब्ध नहीं हो पाता। अच्छा मकान के लिए अच्छे पैसों की आवश्यकता होती है और सामान्य जो निम्न श्रेणी के जो वर्ग के लोग हैं वो अच्छे आवास को खरीद नहीं पाते, वहाँ रह नहीं पाते। इस कारण उनको मजबूरी में क्या है झुग्गी झोंपड़ियों पे रहना पड़ता है, जहाँ वर्षा में, गर्मी में, सर्दी में उनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बात आती है जन्म दर में धीमी गिरावट। जनसंख्या में धीरे धीरे क्या है गिरावट तो देखने को मिल रही है, लेकिन जो ये गिरावट हो रही है एकदम निम्न गति से हो रही है, तेज गति से नहीं हो रही। तो इसको भी क्या है तेज गति से जन्म दर को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है जिससे जनसंख्या विस्फोट से बचा जा सके। बात आती है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। वर्तमान सेवा में देखते हैं कि व्यक्ति की औसत आयु है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं का विकसित होना, स्वास्थ्य एक प्रकार से लोगों तक पहुंच पाना, जिस कारण क्या है समय समय पे उनको उचित ट्रीटमेंट मिल जाता है, जिस कारण उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार भी एक प्रकार से कहा जाए तो जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण कह सकते हैं। बात आती है जनसंख्या नीति, यानी जनसंख्या नीति है इसका प्रमुख उद्देश्य है जनसंख्या को नियंत्रित करना, जनसंख्या को कंट्रोल करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। बात आती है परिवारों के आकार सीमित करना। हम देखते हैं स्वतंत्रता के समय की बात करें और 1990 के दशक की बात करें, वर्तमान समय के दशक की बात करें तो परिवारों के आकार की जो स्थिति है वो काफ़ी कुछ देखने को मिलती है। जहां स्वतंत्रता के समय परिवारों की सदस्यों की संख्या जहां 10, 12, 8 देखने को मिलती थी, वहीं 1990 से 2000 के आसपास परिवारों की संख्या जहां 6 से 8 तक देखने को मिलती है। वहीं वर्तमान समय की बात करें हमारे 2020 की तो परिवार जो छोटे परिवार है उनके आकार की स्थिति में कुछ परिवर्तन देखने को मिला है और परिवार की जो संख्या है उसमें न्यूनतम सदस्य मिलने को देखने को मिलते हैं। 4 से 6 सदस्य है वो परिवार में देखने को मिलते हैं, कुछ परिवार में तो 2 से 4 सदस्य भी देखने को प्रमुखतः मिलते हैं। बात आती है छोटा परिवार सुखी परिवार। प्रमुख रूप से हम कहते हैं सरकार का प्रयास भी ये रह रहा है कि जितना छोटा परिवार होगा उतना ही वो खुशहाल रहेगा, उतना ही वो प्रसन्न रहेगा, उतनी ही वो आवश्यकता में पूर्ति कर पाएगा। जितने सदस्य परिवार में होंगे उनकी आवश्यकता उतनी ही पूर्ति नहीं हो पाएगी। जितने कम सदस्य होंगे पर्याप्त भोजन मिलेगा, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, पर्याप्त शिक्षा मिलेगी, पर्याप्त रूप से उनको हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी। बात आती है स्वास्थ्य व कल्याण को बढ़ावा,
धीरे धीरे क्या है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति महत्व को समझ रहे हैं, तो उनको पता है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो हर कार्य क्या अच्छा होगा। तो लोग अपने स्वास्थ्य पे, अपनी शिक्षा पे प्रमुखता निवेश कर रहे हैं। सरकार भी इस चीज को बढ़ावा देने का प्रयास पूरा कर रही है। 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ। परिवार नियोजन के उद्देश्य की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से 1952 में क्या है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था परिवार को सीमित करना, सुरक्षित करना और परिवार को क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो उसकी आवश्यकताएं होती है वो उपलब्ध करवाना। तो उसके द्वारा क्या है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो ये परिवार का जो आकार है वो वृद्धि नहीं हो, परिवार सीमित परिवार रहे, छोटा परिवार रहे। बात आती है जनसंख्या वृद्धि को कम करने के प्रयास। सरकार समय समय पे जनसंख्या नीति को परिवर्तित करती रहती है और उसके साथ उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि जनसंख्या को बढ़ने से रोकना, और जनसंख्या जब नियंत्रित हो जाएगी तो अपने जो संसाधन है वो पर्याप्त रूप से सभी को उपलब्ध होंगे, और उपलब्ध होने से क्या होगा कि सभी की जो आवश्यकताएं हैं संसाधनों की वो पूर्णतः पूरी हो पाएगी और जनसंख्या विस्फोट से प्रमुखतः बचा जा सकेगा।